Dear students, myself Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the third method of measuring price elasticity of demand. और ये थर्ड मेथड है that is known as the total outlay और total expenditure method. क्या मतलब है total outlay या total expenditure method का? जब हम इस पर्टिकुलर मेथड की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमें ये पता करना होता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कमोडिटी के प्राइस में चेंज की वजह से। यानी कि जब हम किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं तो हम इसे टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का नाम देते हैं। यानी कि यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट है उसमें दो जो वेरिएबल्स इंक्लूड किए जाते हैं वो होते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। किसी भी कमोडिटी का प्राइस और उस कमोडिटी पर जितना भी खर्चा किया गया या टोटल एक्सपेंडिचर इनकर किए गए, उन दो वेरिएबल्स के बेसिस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है। इट मींस दैट व्हेन देयर इज सम ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन ड्यू टू दैट चेंज इन प्राइस व्हाट एंड हाउ मच चेंज इज देयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। और इसके रिगार्डिंग हम तीन पर्टिकुलर सिचुएशंस को यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या सिचुएशंस है वो? सबसे पहली सिचुएशन क्या होगी, अब प्राइस चेंज हुआ और प्राइस चेंज हुआ उसकी वजह से एक्सपेंडिचर चेंज हुआ। अब जो आपके पास नया एक्सपेंडिचर आया होगा प्राइस में चेंज होने के बाद, उसमें तीन कंडीशन बनेंगी। या तो वो जो एक्सपेंडिचर होगा, वो जो नया एक्सपेंडिचर होगा वो इनिशियल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, या फिर उससे ज़्यादा होगा, या फिर उससे कम होगा। ये तीन तो सिचुएशन बनेगी। तो इन तीन सिचुएशन को हम अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। कैसे? पहली सिचुएशन की बात करते हैं। व्हेन देयर इज अ राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस में राइज हुआ या फिर फॉल हुआ, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि प्राइस के राइज और फॉल होने के बाद जो आपको नया एक्सपेंडिचर मिला वो पुराने एक्सपेंडिचर यानी कि इनिशियल एक्सपेंडिचर के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, कोई भी चेंज नहीं है। तो इस केस में जो ईडी की वैल्यू होगी या फिर ईपी की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 और इसे हम बोलेंगे यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। ये हो गया पहला केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या है? व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, अगर प्रोडक्ट के प्राइस में फॉल हो रहा है या प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, ये पहली कंडीशन हो गई इसकी, है ना। या फिर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है और उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। हम टोटल एक्सपेंडिचर कौन सी बात कर रहे हैं? नए एक्सपेंडिचर की। जो नया एक्सपेंडिचर है वो प्राइस के फॉल होने के बाद या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर प्रोडक्ट के प्राइस के राइज होने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में सिचुएशन बनेगी रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड की। तो ये सिचुएशन किसको शो करेगी? रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व को शो करेगी और यहाँ ईपी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड केस क्या बनेगा यहाँ पर कि प्रोडक्ट के प्राइस में फॉल हो रहा है और प्रोडक्ट के प्राइस में फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, या फिर प्राइस में राइज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, प्राइस में फॉल, टोटल एक्सपेंडिचर में फॉल यानी कि डिक्रीज, प्राइस में राइज तो टोटल एक्सपेंडिचर में भी राइज या फिर टोटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज। तो इस केस में जो डिमांड होगी वो कैसी होगी? रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड होगी है। और यहाँ ईपी की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी लेस देन 1। क्लियर? यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट चल रहा है प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का तो वही रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट चल रहा है प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का तो ये कहलाएगी रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड। और अगर
एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये कहलाएगी यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। पॉइंट क्लियर हो गया तक है ना। अब हम इस पर्टिकुलर मेथड को एक एग्जाम्पल के बेसिस पर प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है और इस टेबल में मैंने इस एग्जाम्पल को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है। इसके लिए मैंने 3 सिचुएशंस कंसीडर करी हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज सिचुएशन ए, देन सिचुएशन बी एंड देन सिचुएशन सी। सिचुएशन ए में प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन क्वांटिटी, देन टोटल एक्सपेंडिचर, देन इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर एंड देन टाइप ऑफ लास्ट डिमांड। इसके बेसिस पर इसको मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करूंगा। ठीक है, पहले बात करते हैं ए सिचुएशन की। ए सिचुएशन में कमोडिटी के प्राइस थे पहले ₹2 पर यूनिट, ठीक है, और ₹2 पर यूनिट से ये डिक्रीज होकर रह गए ₹1 पर यूनिट। जब प्राइस ₹2 थे पर यूनिट के हिसाब से तो 4 यूनिट्स की डिमांड थी, और जब प्राइस घटकर 2 से 1 रह गए तो डिमांड बढ़कर 4 से 8 हो गई। अब टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है? 2 × 4 यानी कि 8, और जो प्राइस चेंज होने के बाद एक्सपेंडिचर कितना है? 1 × 8 यानी कि 8। तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। तो यहाँ जो इलास्टिक डिमांड होगी वो कैसी होगी? यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी। और यहाँ ईपी की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल टू 1 होगी। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं बी सिचुएशन की। बी सिचुएशन में प्राइस है 2 और घट कर रह गए 1, डिमांड है 4 और 4 से बढ़कर हो गई 10। तो क्वांटिटी एक्सपेंडिचर देखो, पहले वाले केस में एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 2 × 4 यानी कि 8, और सेकंड केस में 1 × 10 यानी कि 10। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पहले देखते हैं प्राइस में क्या हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज। और हमने स्टडी किया था कि जब इन्वर्स रिलेशन रहता है दोनों के बीच में, या इन्वर्स मूवमेंट हो, यानी कि प्राइस हो रहा है डिक्रीज और एक्सपेंडिचर हो रहा है इंक्रीज, तो इसका मतलब कैसी डिमांड होगी? रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड, जहां ईपी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अब सी सिचुएशन की बात करते हैं। तो इन द सी सिचुएशन पहले प्राइस कितने थे? 2 से घटकर रहेगा 1, लेकिन जो डिमांड है वो 3 से बढ़कर हो गई 4। टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। 2 × 3 यानी कि 6, 1 × 4 यानी कि 4। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 6 से रहेगा कितना रह गया? 4 रह गया। और प्राइस भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं। दोनों में सेम मूवमेंट में दोनों वर्कआउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कैसी इलास्टिसिटी होगी? रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड होगी ये। और यहाँ ईपी की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी लेस देन 1। तो टेबल क्लियर हो गई। तो इस पर्टिकुलर मेथड के बेसिस पर हमें ये तो पता चल जाता है कि यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड है। लेकिन हमें इससे प्रॉपर्ली वैल्यू नहीं पता चल पाती है। जैसे परसेंटेज मेथड था, पॉइंट मेथड था, इसमें हमें वैल्यू पता चल रही थी, और इस वैल्यू के बेसिस पर हम टाइप ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते थे। लेकिन इसमें हम टाइप ऑफ इलास्टिसिटी को तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक की सिचुएशन को भी इस मेथड के बेसिस पर डिफाइन नहीं किया सकता है। ये इस मेथड की सबसे बड़ी डीमेरिट है। नाउ कम टू द लास्ट एंड फोर्थ मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दिस इज नोन एज द आर्क मेथड। क्या मतलब है आर्क मेथड का? जब हमारे पास डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ना होकर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होता है, तो उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के डिमांड कर्व के रेफरेंस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हैं। क्योंकि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा उसके रिगार्डिंग हमें एक आर्क मिलेगी, और उस आर्क के रेफरेंस में ही मुझे क्या करना होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली मेजर करना होता है। और इसके लिए हम ना तो परसेंटेज मेथड का, और ना ही पॉइंट मेथड का, और ना ही टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको आर्क मेथड का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम नोट कर रखा है। ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज यहाँ आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ मैंने एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड को और वाई एक्सेस पर मैंने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अब ये जो डी डिमांड कर्व है, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ये एक कंप्लीट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, ए और बी। जब मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट के या कमोडिटी के इनिशियल प्राइस ओपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ इनिशियली डिमांड कितनी थी? ओक्यू के बराबर थी। अब प्राइस ओपी से कम होकर OP1 है गया, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर ना? तो इस तरह से जो पॉइंट है वो ए से बी पर शिफ्ट हो रहा है। तो हमें ये पता करना है कि जब पॉइंट ए से बी पर मूव हुआ, ये शिफ्ट नहीं है, ये मूवमेंट कहलाएगा,
जब पॉइंट ए से बी पर मूव हुआ क्योंकि सेम डिमांड करके अलॉन्ग है, तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। हमें अगर इसे मेजर करना है तो इस मेथड का यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो इनिशियल प्राइस था कमोडिटी का वो ओपी के इक्वल है, जिसे मैंने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है। इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू के बराबर है, जिसे मैंने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है। न्यू प्राइस इसका OP1 के बराबर है, जिसे मैंने स्मॉल P1 से रिप्रेजेंट किया है। और जो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ1 है, जिसे मैंने Q1 से रिप्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं आर्क मेथड की, क्योंकि AB क्या है, AB एक आर्क है, और अगर AB आर्क के करस्पॉन्डिंग मुझे प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्या है ये फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन न्यू क्वांटिटी प्लस इनिशियल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, फिर इसके भी अपॉन में न्यू प्राइस प्लस इनिशियल प्राइस। ये फॉर्मूला इसके अंदर अडॉप्ट किया जाता है। अब इसको हम मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या लिखेंगे इसको हम? Q1 डिफरेंस Q, क्योंकि चेंज का मतलब है न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, और न्यू क्वांटिटी कितनी है Q1 के बराबर, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है Q के बराबर। तो इसलिए लिखूंगा मैं Q1 डिफरेंस अपॉन Q, Q1 डिफरेंस Q लिखेंगे इसे हम, अपॉन में न्यू क्वांटिटी Q1 इनिशियल क्वांटिटी Q, तो Q1 प्लस Q हो गया। इसके अपॉन में चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस का मतलब होगा न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। न्यू प्राइस कितना है आपके पास P1, और इनिशियल प्राइस कितना है P, तो P1 डिफरेंस P अपॉन में क्या हो जाएगा, P1 प्लस P हो जाएगा इसका, क्योंकि न्यू प्राइस प्लस इनिशियल प्राइस, तो ये P1 प्लस P को रिप्रेजेंट करेगा। इट्स ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वल टू। अब जब हम Q1 डिफरेंस Q और P1 डिफरेंस P की बात करेंगे तो एक का साइन तो पॉजिटिव रहेगा और एक का साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू घट रही है। तो जो बढ़ रही है उसका साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो घट रही है उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ मैं फॉर्मूले को लिखूंगा माइनस। अच्छा, Q1 माइनस Q को मैं डेल्टा Q लिख सकता हूँ, जो चेंज इन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, अपॉन में Q1 प्लस Q, अपॉन में P1 माइनस P को मैं डेल्टा P लिख सकता हूँ, और फिर इसके अपॉन में P1 प्लस P, जहाँ डेल्टा P चेंज इन प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करना है, इसे ऊपर ले जाना है, और जब इसे ऊपर ले जाएंगे डेल्टा P अपॉन P1 प्लस P को, तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से आएगा, EP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 प्लस P अपॉन Q1 प्लस Q। तो हमारे पास ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फॉर्मूला जाता है विद द हेल्प ऑफ द आर्क मेथड। तो आर्क मेथड के अकॉर्डिंग हम इस प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसके हेल्प से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, मैं रिपीट करता हूँ फॉर्मूले को एक बार फिर से। EP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 प्लस P अपॉन Q1 प्लस Q, और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया है वो क्या शो करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं हम, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, वहाँ इनके इनवर्स रिलेशन को नेगेटिव साइन के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइन, क्लियर हो गया। अब हम इसके बेसिस पर EP की वैल्यू को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर बता सकते हैं कि किस टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर EP की वैल्यू आती है इनफाइनाइट, इसे सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब कौन सी इलास्टिसिटी होगी, परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड। अगर EP इक्वल टू 0 है देन इट विल बी परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर। अगर EP की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो ये जाएगा यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। अगर EP की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये जाएगा रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड, और अगर EP की वैल्यू 1 से कम है तो ये जाएगा रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए डिफरेंट टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपर मेजर कर सकते हैं और उसके नेचर को भी डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।